my name is Vashima and I am here to conduct an interview from ICON with Election Officer Sri Mahesh Kumar. कोई भी छात्र को आगे बढ़ने के लिए सर्वप्रथम तो मैट्रिक करना है, मैट्रिक के बाद इंटर करना है। इंटर मैंडेटरी है। लोक सेवा आयोग की जो तैयारी जो है इंटर के बाद से शुरू हो 2 और 3 बहुत अच्छे नंबर से आपको पास करना है, तो उसमें भी मेहनत की ज़रूरत है। इसी बीच आपको NCERT की बुक्स आपको पढ़नी है, अपने कॉन्फिडेंस के विषय में कुछ लिखना है। ये लिखने की जब आदत किसी सब्जेक्ट पर हो जाएगी, पर्टिकुलर विषय पर हो जाएगी, तब आप जो है लोक प्रशासन के क्षेत्र में जाने योग्य हो जाते हैं। आपसे ये है, नवादा में अपनी भूमिका में सेवा करने में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? वहाँ पंचुअलिटी है, नवादा में काम करने में आसानी भी है, वहाँ के लोग अच्छे भी हैं। ये उसका मेंटेनेंस है, वो उतना ही फॉलो कर रहा था अपने आप को, कहता है कि उतना ही आप अपना पाँव फंसा रही है जितने चादर है लंबी। आप अपने जिले में चुनाव प्रक्रिया को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी का उपकरण का इस्तेमाल करते हैं? रूल एंड रेगुलेशन पर जो चीज काम होता है वो खुद में पारदर्शी होता है, उसमें पारदर्शिता सभी से जरूर रहती है। और निर्वाचन कार्य एक ऐसा है जो राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक दल को हर कार्य का सूचना देना होता है, नया शब्द ग्रहण कर सके और लिखने का कला आप में हो जाए तो बेहतर आप बन सकते हैं। और स्टूडेंट्स होता क्या है कि उसको ये एहसास ही नहीं होता है कि हम भी IAS बन सकते हैं। हम जो सलाह देते हैं स्टूडेंट्स को, पहला वो स्टडी करे तो स्टडी को लिखे जरूर, 3 घंटा स्टडी में रखे, 4 घंटा से 3 घंटा, 2 घंटा राइटिंग में, उसको लिखे जरूर। दूसरा, पर डे आपको जैसे कि 10 नंबर का अगर शुरू में परंपरागत क्वेश्चन पूछा तो 50 से 60 नंबर आपको बेसिक टाइप का क्वेश्चन पूछे। कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो आप कभी ना तो देखे हैं, ना तो सुने हैं, ना किसी बुक्स में मिला है। So sir, I'm so excited and honored to talk with you. So I will ask some question related to your journey, your role. तो सबसे पहले सर मैं आपके बारे में जानना। मैं डॉक्टर महेश कुमार पासवान हूँ और मैं वर्तमान में नवादा जिला में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर कार्यरत और वर्तमान में सरकारी सेवा में कार्य कर रहा हूँ। ओके सर, तो उन्हें किस प्रकार फोकस करना चाहिए उस चीज में? देखिए, कोई भी छात्र को आगे बढ़ने के लिए सर्वप्रथम तो मैट्रिक करना है, मैट्रिक के बाद इंटर करना है। इंटर मैंडेटरी है। लोक सेवा आयोग की जो तैयारी जो है इंटर के बाद से शुरू हो जाती है, जैसे कि नेशनल डिफेंस के लिए NDA, वो कहीं ना कहीं लोक सेवा आयोग का पार्ट है। उसके बाद है कि अब इंटर करने के बाद BA जब शुरू कर रहे होते हैं, तो BA से अगर आपको कभी भी लोक सेवा आयोग में जाना हो, कोई भी PCS एग्जाम में जाना हो सकता है कि BPSC हो जाए, UPPSC हो जाए, JPSC हो जाए या UPSC हो जाए, नेशनल लेवल पर IAS बनना चाहते हो या BPSC के पदाधिकारी, तो वहाँ आपको जो है मेहनत करने के लिए इंटर लेवल के बाद जैसे ही BA में जाएं, सर्वप्रथम आप अपने सब्जेक्ट का चुनाव कर लें कि आपका रुचि किस सब्जेक्ट में है। किसी स्टूडेंट्स को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा लगता है, किसी को हिंदी अच्छा लगता है, किसी को इंग्लिश अच्छा लगता है, तो वो सर्वप्रथम अपने सब्जेक्ट का चुनाव कर ले। सब्जेक्ट का चुनाव करने के बाद जैसे ही आप UPSC के BA पार्ट 1 से ही आपको निरंतर तैयारी करने की आवश्यकता पड़ेगी। धीरे धीरे जो BA पार्ट 1 में आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको मेन तौर पर उसका जो है एक जो है रफ जो है फेयर कॉपी बना ले। फेयर कॉपी क्या आपका पढ़ा, एक की नोट्स होता है। की नोट्स का मीनिंग ये होता है कि आप जो भी पढ़े सिर्फ पॉइंट लिखे, वो पूरा एक बुक टाइप का नहीं लिखना है, एक नोट्स की टाइप का नहीं लिखना है। नोट्स जब आप तैयार कर रहे होते हो तो एक पॉइंट्स लिखें। दूसरा है कि BA पार्ट 2 और 3 बहुत अच्छे नंबर से आपको पास करना है, तो उसमें भी मेहनत की जरूरत है। इसी बीच आपको NCERT की बुक्स आपको पढ़नी है। NCERT का अगर टोटल बुक्स BA तक रहते हुए अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप तुरंत BA करने के बाद UPSC फोकस कर सकते हैं और आसान भी होगा आपको UPSC पढ़ना। इसी बीच आपको करना क्या है, लिखने की प्रक्रिया आपको दिनों दिन निरंतर प्रयास करना, लिखना है। कोई भी चीज लिखना हो, कोई भी चीज का मीनिंग क्या हुआ, मतलब जैसे कि जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका नोट्स आप तैयार कर रहे हैं तो खुद से लिखें। दूसरा चीज आप क्या कर रहे हैं कि अगर आपको 20 शब्दों में कुछ लिखना है, 50 शब्दों में लिखना है, कभी कभी अपने कॉन्फिडेंस के विषय में कुछ लिखना है, ये लिखने की जब आदत किसी सब्जेक्ट पर हो जाएगी, पर्टिकुलर विषय पर हो जाएगी, तब आप जो है लोक प्रशासन के क्षेत्र में जाने योग्य हो जाते हैं। और उसी लिखने के
जो बातें हैं, जो लिख रहे हैं, उसको अपने दोस्तों के बीच या ग्रुप डिस्कशन में उसको रखिए, डिस्कस कीजिए। तो डिस्कस करेंगे तो आपको इंटरव्यू का जो है, जो आप आगे जाकर के बीपीएससी का अगर पीटी देते हैं तो मेंस देते हैं, मेंस के बाद इंटरव्यू होता है, तो वो डिस्कस का विषय जब आप चूज करेंगे तो उस डिस्कशन में आपका जो है फ्लो जो है वो इंटरव्यू में जाने में योग्य हो जाता है और बेहतर आप इंटरव्यू दे सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है। हाँ, बिल्ड हो जाएगा। मेरा अगला सवाल सर आपसे ये है, नवादा में अपनी भूमिका में सेवा करने में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? देखिए, नवादा जब हम गए तो वहाँ पंचुअलिटी है, नवादा में काम करने में आसानी भी है, वहाँ के लोग अच्छे भी हैं। हम लोगों को खास करके जब मतदाता सूची होता है, उस मतदाता सूची को अपडेशन का कार्य कराना होता है, खास करके बीएलओ। तो हमारे नवादा में जो भी बीएलओ हैं अच्छे काम करते हैं, दिक्कत का सामना कम करना पड़ता है। हाँ, कुछ सामना ये करना पड़ा कि स्टाफ की कभी कभी कमी हो जाती है, जिसके कारण तो बाकी हमारे यहाँ नवादा में पसंद के तौर पर देखा जाए तो वो नवादा अच्छा जगह है काम करने की। मेरा अगला सवाल सर आपसे ये है, जिला स्तर पर सुचारू और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में आपको सबसे बड़ी क्या चुनौती है? ये कठिन सवाल है। एक्चुअली जब जिला स्तर की बात की जाती है तो हम लोगों को यहाँ लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव, और लोकसभा के चुनाव में भी और विधानसभा के चुनाव में चुनाव प्रक्रिया में वोटिंग का कार्य कराना कठिन होता है। और इस वोटिंग के कार्य कराने के लिए बहुत सारे एक चैनल से गुजरना पड़ता है हम लोगों को। उसमें ईवीएम का चुनाव करना है, ईवीएम को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की कठिनाइयां होते हैं। ईवीएम के लिए जो हम लोगों को जो है उसमें कर्मचारी, कितने कर्मचारी लगेंगे। मेरा अगला सवाल आपसे ये है सर, जिला स्तर पर सुचारू और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में आपको सबसे बड़ी किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, चुनाव प्रक्रिया कराना ही कठिन है और यह थोड़ा कठिन सवाल भी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है चुनाव कराना, और जब चुनाव कराएंगे तो ये इलेक्शन में आपको ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी की आवश्यकता पड़ती, लोगों की आवश्यकता पड़ती है, और इसको डिसिप्लिन रूप पर टू द टाइम कराना है। ये नहीं है कि अगर आप 4 बजे तक इलेक्शन का वोटिंग करा रहे हैं तो 6 बजे कर सकते हैं, नहीं। तो इसमें हम लोगों को जो डिसिप्लिन है और जो हम लोगों का इलेक्शन का रूल है उसके अनुसार से जो कार्य दिया जाता है उस कार्य को ससमय कराना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन इसमें इसको कराने के लिए जो है हम लोग कोषांग का गठन करते हैं। तो हम लोगों को कार्मिक कोषांग का गठन करना होता है। कार्मिक कोषांग ये होता है जिसमें बहुत सारे कर्मचारी को एकत्रित कर करके उसको कार्य का बंटवारा करते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग ईवीएम कोषांग होता है जो ईवीएम का देख रेख करेंगे, ईवीएम कहाँ पहुँचाना है, क्या करना है, नहीं करना है, इसका रेंडमाइजेशन के माध्यम से कार्य कराना होता है। हम लोग को सीपीएमएफ जो फोर्स आते हैं इसके लिए किसी प्रकार का जो है व्यवधान नहीं हो, प्रकार का परेशानी नहीं हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस रहे, तो उसके लिए हम लोग को सीपीएफ का भी व्यवस्था करना पड़ता है। बिहार पुलिस है, उन पुलिस की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। उसके बाद हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन प्लान तैयार करना पड़ता है कि आदमी के पास सूचना तुरंत पहुंच जाए। इस आधार पर कठिनाई है, लेकिन ससमय कार्य कराना होता है तो काफी अच्छे लोगों का इसमें सहयोग रहता है। सभी लोग डिसिप्लिन रूप से काम करते हैं, इसलिए काम आसानी से हो जाता है। अक्सर न्यूज में ये देखा जाता है कि ईवीएम हैक हो गया या जो बैलेट पेपर से वोट देता है वो कभी लुप्त हो गया या चोरी हो गया, तो सर ये क्या है? इसको रख दो। मेरा अगला सवाल ये है सर, यंग जनरेशन के लोग को आप किस तरीके से इंकरेज करेंगे वोटिंग के लिए? यंग जनरेशन को ये जरूर सोचना पड़ेगा कि हम अपने देश को किस दिशा में ले जाएंगे, और इस दिशा में ले जाने के लिए उनको वोट करना बहुत जरूरी है। अगर वो वोट नहीं करेंगे तो सही व्यक्ति चुन करके नहीं आएंगे। तो यंग जनरेशन को जो चाहिए, जैसे अभी की आप यंग जनरेशन ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छाए हुए रहते हैं, उनको यंग जनरेशन को ज्यादातर यंग जनरेशन में हम 5 से 7% व्यक्ति ऐसा देख रहे हैं जो यूट्यूबर बन गए। तो इस यूट्यूबर के क्षेत्र में यंग जनरेशन को अगर अच्छा चीज चाहिए, यूट्यूबर के लिए सरकार कुछ विशेष काम करे या आपको सॉफ्टवेयर के लिए कुछ विशेष काम करे, तो डेफिनेटली है कि उसको वोट करना पड़ेगा। वोट करने से अच्छे व्यक्ति चुन करके आएंगे, अच्छे व्यक्ति चुन करके आएंगे तो वो अपने अनुसार से कार्य करेंगे, देश हित में कार्य करेंगे और बेहतर होगा। इसीलिए यंग जनरेशन को हम लोग वोट डालने के लिए काफी प्रेरित करते हैं और उनको एक चीज जरूर कहते हैं कि जिस दिन वोट है उस दिन सर्वप्रथम आप एक बार वोट डालने का कोशिश कीजिए, जाके वोट दीजिए। आपको एहसास होगा कि हम देश के लिए कुछ करके आए। जैसे कि आपको हम लोग एक मौलिक अधिकार होता है और एक मौलिक कर्तव्य होता है। तो मौलिक कर्तव्य जो होता है उसी प्रकार से देश के लिए भी एक कर्तव्य है वोट डालना। अगर आप वोट नहीं डालते हैं तो देश के नागरिक सही तौर पर तो हैं, लेकिन अपने आप में आपको फीलिंग हुआ कि हम देश का नागरिक नहीं क्योंकि हम वोट नहीं डालते। ये युवाओं को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। अभी प्रचार प्रसार चलेगी, युवाओं का काफी ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोग नाम जोड़ते हैं। इसके लिए जगह जगह पर जाकर के युवाओं को कॉलेजेज में कैंपस एम्बेसडर है नियुक्त किए हुए हैं हर कॉलेज में। फिर इसके लिए इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब बनाए हुए हैं, बूथ लेवल पर हम लोगों का क्लब बना हुआ है। तो वहाँ जाकर के हम लोग युवा जब मिलते हैं तो उसको तैयार करते हैं
और डेफिनेटली है कि आज के युवा वोट कर रहे हैं, अगर वोट नहीं करते तो वोट परसेंटेज हमारा बढ़ा। हाँ, नवादा का वोट परसेंटेज कम है, आगे चुनाव में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका वोट परसेंटेज। मेरा अगला सवाल ये है, आप अपने जिले में चुनाव प्रक्रिया को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी का उपकरण का इस्तेमाल करते हैं? इसमें मेन चीज है कि ये रूल एंड रेगुलेशन पर जो चीज काम होता है वो खुद में पारदर्शी होता है, उसमें पारदर्शिता सभी से जरूर रहती है। और निर्वाचन कार्य एक ऐसा है जो राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, राजनीतिक दल को हर कार्य का सूचना देना होता है। तो डेफिनेटली तो राजनीतिक दल के लोग जब इसमें जुड़े हुए रहते हैं, मीडिया में हम लोग बीच बीच में इसका न्यूज निकालते रहते हैं, तो ऑलरेडी ये पारदर्शी होता है, इसमें किसी अपारदर्शिता की आवश्यकता नहीं होती। आप उन लोगों को क्या सलाह देंगे जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, ये जानने की जरूरत है स्टूडेंट्स को कि उनके पास एबिलिटी कितना है, वो क्या कर सकते हैं। तो आप ये जान लें कि थोड़ा सा आप साक्षर किसे कहते हैं, इसका हम एक प्रमाण देना चाहते हैं। आपको 0 से लेकर 9 संख्या तक का ज्ञान प्राप्त होगा, है ना। A से लेकर Z तक है और O A से लेकर अक्षर ज्ञान तक, इतना तो ज्ञान है, इसको हम लोग साक्षर कहते हैं। इन्हीं अंक या वर्ण या लेटर को मिला के जब शब्द तैयार होता है, इन शब्दों को जब हम पिरो करके एक बहुत बड़ा जो है लेख लिखते, ऐसे लिखते हैं या क्वेश्चन आंसर का जवाब देते हैं, तो वो सही ढंग से जब कॉपी में आता है या सामने हम उसी शब्दों को मिला करके, तो हम सोचते हैं कि हमको कुछ जानकारी है या स्टूडेंट्स को कुछ जानकारी। तो इन शब्द को, इस अंक को या इस लेटर को कितना ज्यादा से ज्यादा मिला करके नया शब्द बना सके, नया शब्द ग्रहण कर सके और लिखने का कला आप में हो जाए, बेहतर आप बन सकते हैं। और स्टूडेंट्स होता क्या है कि उसको ये एहसास ही नहीं होता है कि हम भी IAS बन सकते। वो क्षेत्रीय लेवल पर अपने आप को छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो है ना भागीदार समझते, उनको ये एहसास नहीं होता है कि हम भी अगर क्षेत्रीय लेवल पर या छोटे जगह से हैं, यहाँ से ऑनलाइन करके UPSC निकाल सकते हैं। अभी नवादा जिला में एक स्टूडेंट 172वां रैंक लाया, IAS बना, वो भी दिव्यांग थे, ब्लाइंड। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि उनमें एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि मुझे बनना है, वो तो IAS ही बनना है। दूसरा, उनको अगर जानकारी है कि नहीं है, इनका भी वो खुद में खुद टेस्ट लेते रहे। टेस्ट कैसे लेंगे? तो अपना प्रीवियस जितना भी क्वेश्चन है, किसी स्टूडेंट्स को सक्सेस करने के लिए 3 चीज जरूरत है। पहला, हम जो सलाह देते हैं स्टूडेंट्स को, पहला वो स्टडी करे, तो स्टडी को लिखे जरूर। 3 घंटा स्टडी में रख, 4 घंटे, 3 घंटा, 2 घंटा राइटिंग में, उसको लिखे जरूर। दूसरा, पर डे PYQ या प्रीवियस क्वेश्चन जो होता है उनका वो तैयार पर डे करना। किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी एग्जाम का हो, उसको PYQ बनाना। PYQ बनाने से होता क्या है, आपको उसमें 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन आता है, ट्रेडिशनल समझते हैं आप लोग, परंपरागत। एक बेसिक क्वेश्चन आता है जो आपको, जैसे कि 10 नंबर का अगर शुरू में परंपरागत क्वेश्चन पूछा, तो 50 से 60 नंबर आपको बेसिक टाइप का क्वेश्चन पूछे। कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो आप कभी ना तो देखे हैं, ना तो सुने हैं, ना किसी बुक्स में मिला, उसको हम लोग यूनिक क्वेश्चन बोलते हैं। इस यूनिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन जो बनाना ही पड़ेगा। आप बेसिक क्वेश्चन पढ़ के तैयार कर सकते हैं, ट्रेडिशनल क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, लेकिन यूनिक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए जो 25 से 30 नंबर तक का, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाना है। दूसरा है कि आजकल लड़के पेपर नहीं पढ़ते हैं, न्यूज नहीं देखते हैं। तो अगर ये न्यूज देखें और पेपर पढ़ें और उसका पर डे जो पेपर में पढ़ रहे हैं, नेशनल लेवल का हो और गेम का हो, इंटरनेशनल लेवल का, उसको अगर अपने कॉपी में पर डे लिख ले, तो उनका 25 से 30 नंबर जो होता है करंट का, वो उनको पर डे सिर्फ 10 मिनट पढ़ने से हो जाएगा। तीसरा है कि स्टूडेंट्स अगर राइटिंग कर रहा होगा, समझिएगा मेरी बात को, तो आपको पहले किताब में पढ़ लीजिए, फिर 2-4 बार पढ़िए और फिर उसी के भाषा को अपने भाषा में कॉपी पर लिखिए। ये एक तरीका है, ये तरीका है। और जब आपके हाथ में लिखने की कला आ जाएगी, तो आप बेहतर बोल भी सकते, और डेफिनेटली है तब आपको याद भी रहेगा, क्योंकि आपको खुद का बनाया हुआ वर्ड एकदम ज्यादा रहता है। जैसे कि कमिटी का स्पेलिंग अभी तुरंत बोल के आप नहीं बदला सकते, लेकिन हाथ से कमिटी तुरंत लिख देंगे, क्योंकि हाथ को भी पता है कुछ शब्दों का कैसे लिखा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने ब्रेन को ही सर्वे सर्वा मानते हैं। शरीर में बहुत सारा ऐसा अंग है जो आपको पढ़ाई में साथ देता है, और पढ़ने का आप हैबिट रहेगा या आपको प्रयास रहेगा, निरंतर करते रहिएगा एक टाइम टू टाइम, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट निकलेगा। उन स्टूडेंट के लिए क्या कहेंगे सर आप जो 1-2 नंबर से पीछे रह जाते हैं? इसके लिए मेन चीज वही है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वो तैयार नहीं कर। और दूसरा, वो कभी भी सही ढंग से एजुकेशन सिस्टम उसका जो है ना, वो सही ढंग से कर नहीं रहे, अपने एजुकेशन सिस्टम को टाइम टू टाइम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि वो तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी की है तो उनको पता है कि हो सकता है कि पॉलिटी में
ह्यूमन राइट से कुछ क्वेश्चन या मौलिक अधिकार से कुछ क्वेश्चन। अब उस स्टूडेंट को पूछ दीजिएगा, अगर आप प्रस्तावना आपको याद है तो उसको याद नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही हम पॉलिटी पढ़ रहे थे तो उसमें सबसे पहले प्रस्तावना था। हम प्रस्तावना को एक बार देख लेते, हो सकता है प्रस्तावना से कुछ क्वेश्चन पूछे। दूसरा है क्या, स्टूडेंट्स जब पढ़ाई करता है तो बुक्स पढ़ता है लेकिन उसका चैप्टर कभी नहीं पढ़ता। किसी भी स्टूडेंट्स को आप देखिएगा कि उस बुक्स में कितने चैप्टर हैं उसका सिर्फ नाम बोलते वो नहीं बोल पाएगा। वो तो लेसन पढ़ रहा है, जैसे फिजिक्स में है यूनिट एंड डायमेंशन है, वेक्टर है, एक्सीलरेशन है, तो वो यूनिट एंड डायमेंशन के बाद कौन चैप्टर आएगा उसको पता ही नहीं, क्योंकि वो आप देखेंगे सारा स्टूडेंट्स का यही है कि वो एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट करता है, लेकिन एक चैप्टर के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा चैप्टर कौन कौन है ये उसको याद नहीं है। कम से कम पहले आप चैप्टर जान लीजिए। किताब उल्टाने की आदत डाल, आप किताब पढ़िए मत। जब फ्री टाइम हो 10 मिनट के लिए तो आप किताब को सिर्फ क्या कीजिए, अपने हाथ में लेकर के उसको सिर्फ पलटिए। किताब पलटने की भी आदत नहीं है स्टूडेंट्स। जब तक कि शुरू से अंतिम तक सारे किताब को डेली अगर 2-2 मिनट ही पलट दे तो आपको ये एहसास होगा कि किताब का बहुत सारा चीज आप जानते हैं। और कुछ यूनिक क्वेश्चन जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स 1-2 नंबर से छट रहे होते हैं, तो उनका वहाँ कमी होता है जहाँ हेजिटेशन होता है। जिस क्वेश्चन में वो होता है कि यस या नो के मनोदशा में रहता है, उस क्वेश्चन में वो फंस जाए। और आजकल नेगेटिव का दौर, नेगेटिव क्वेश्चन का दौर, कम से कम क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन सॉर्ट आउट ना करें या आंसरिंग ना करें जिस क्वेश्चन में उसको पूर्ण विश्वास नहीं चाहिए। तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे लेकिन उसको किस सही ढंग से यूज करे? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से हमें बहुत सारी न्यूज का पता चलता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज का पता चलता है। अब देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से बीपीएससी का, बीबीसी न्यूज का तो पता नहीं चल रहा है। तो बहुत सारी, मेरे कहने का तात्पर्य हुआ हम स्टूडेंट्स के लिए हमको क्या चाहिए। अगर हम, मेरा अभी इसको, जैसे कि हम अभी हॉस्पिटल में एडमिट, तो हमको कैसा खाना दिया जाएगा? गीला खाना दिया जाएगा, सुपाच्य खाना दिया जाएगा, ऐसा खाना दिया जाएगा कि वो जो है ना पूरा पच जाए खाना। मेरे साथ में मेरे जो मिलने आएंगे वो भी फ्रूट्स लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? कि ये बीमार है। तो स्टूडेंट्स को अपने लाइफ में जब तक कि वो अपना अचीवमेंट प्राप्त नहीं करते, अपने गोल को प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक तो एक लेकर के बेरोजगार हैं वो। बेरोजगारी भी तो एक बीमारी है। तो इसको दूर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा त्याग दे कुछ दिन के लिए। जैसे कि आप अपने लाइफ को देखते हैं, एक व्यक्ति को बिहार में या भारत में जो डेथ रेशियो है अभी 60 से 65 के बीच में, 65 साल है या 70 है। तो कोई व्यक्ति हमारे यहाँ 70 साल तक जीवित रह सकता है, मान लिया जाए। तो हम 70 साल में क्या किए हैं कि 10 साल तो मेरे बचपन में गुजर गई, 10 साल पढ़ाई में गुजर गई। जैसे 21+ जैसे करते हैं तो हमको जॉब का जो है माइंड में आ रहा है, अब कुछ जॉब करना चाहिए। अब उस समय में ये सोशल मीडिया का जो है भ्रामक जो दौर आ रहा है, जिससे हमको तरह तरह के न्यूज प्राप्त हो रहे हैं, वो मेरे माइंड में टच किया। अब बतलाइए कि आपको 70 साल जीने के लिए अगर 3 साल सोशल मीडिया को, मान जो आपको हानि पहुंचा रहा हो, सोशल मीडिया ऐसा जो आपको लाभ पहुंचा उससे जुड़िए। लेकिन जैसे कि बहुत सारा वीडियो देख रहे हैं, फिल्म्स का जो है ना छोटा छोटा शॉर्ट्स देख रहे हैं, बहुत सारा कहानी छोटा छोटा, जिसका कि हमारे एजुकेशन में जरूरत नहीं, तो आप उसको प्राप्त करके क्या कर सकते हैं? तो 70 साल के लिए, तो 70 साल के लिए आप 3 साल त्याग नहीं कर सकते हैं। 3 साल सिर्फ कोई कह दे कि आपको 70 साल बहुत सुख से रहना है, इस 70 साल के लिए सिर्फ 3 साल मोबाइल को त्याग दीजिए या सोशल मीडिया का नेगेटिव व्यू को त्याग दीजिए, तो हम त्यागेंगे कि नहीं त्याग? अगर ये 3 साल त्याग देंगे, 24 जाते जाते जॉब ले लेंगे, तो 70 साल तो बेहतर जीवन जी सकते हैं। तो बेहतर जीवन जीने के लिए कहीं ना कहीं तपस्या की जरूरत है। और मोबाइल में सोशल मीडिया के जरिए जो नेगेटिव व्यूज आ रहे हैं उसके पास या कुछ भी आ रहे हैं, तो उसको त्यागने के लिए ये भी एक जो है तपस्या है, त्यागना। हो सकता है कोई व्यक्ति देख करके आपके सामने में अच्छा लग रहा हो, आप भी कोशिश करें, लेकिन ये इस तपस्या को अगर बेहतर ढंग से हम प्राप्त कर सकते हैं तो आगे हम अचीव कर लेंगे। जॉब हुआ, उसके बाद अपना रूटीन फॉलो कीजिए, धीरे धीरे तो आप जॉब में चले जाइएगा। तो सोशल मीडिया का पॉजिटिव व्यू लीजिएगा, नेगेटिव तो खुद त्याग दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात करके बहुत मोटिवेट हुए हम सब आपकी बातों से। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सारे स्टूडेंट से ये जरूर कहना चाहेंगे कि लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए सर्वप्रथम तो आप अपने आप को सोचिए कि हम क्या हैं, हम इस धरती पर क्यों आए हैं। अगर आपको जॉब करना है तब, अगर जॉब नहीं करना है, आगे बिहार प्रशासनिक सेवा हो या और भी कोई प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, तो शुरू से ही मेहनत करना शुरू कर दें, पढ़ने की आदत डालें, उसके बाद लिखने की आदत डालें और प्रीवियस क्वेश्चन को तो डेली बनाने की आदत डालें। तीसरा है डिसिप्लिन को जरूर रखेंगे, बड़ों से कैसे बात करना है, छोटों से कैसे बात करना है। अपने आप में ईगोइस्ट मत बनिए। अगर
अगर इगोइस्ट कहीं बन रहे हैं कि मुझे बहुत नॉलेज हो गया है, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपको साधन हो जाएगा, आप डैमेज हो सकते हैं। 1 या 2 नंबर से जो स्टूडेंट छंट रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका जो है ना पढ़ने का टेक्निक में कहीं ना कहीं कमियां, वो कमियां क्या होती है जो हम पहले भी बतला चुके हैं आपको। का क्वेश्चन बना, डिस्कस करे सब्जेक्ट पर स्टूडेंट्स के बीच, ग्रुप डिस्कशन करे, बहुत जरूरत है। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हाँ। और लोग एक दूसरे को फेस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बुलाएं।